Fine student, class number 15, Indian polity. Salient features of the Indian Constitution, part 4. और ये लास्ट लेक्चर होने जा रहा है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 3 का, दैट इज सैलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो पार्ट 4 लेक्चर कंप्लीट करके ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा. फिर नेक्स्ट चैप्टर हम लोग प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समझेंगे. समझ गए ना? तो पार्ट 3 वी हैव कवर्ड, करेक्ट. तो इसमें देख सकते हो अभी तक क्या क्या कवर किए हम लोग. तो 1 से लेके 12 तक कवर हो चुका है, यानी कि ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज से लेके सेकुलर स्टेट तक हम लोग कवर कर चुके हैं. तो इस क्लास में, इस लेक्चर में हम लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, सिंगल सिटीजनशिप, इंडिपेंडेंट बॉडीज, एमरजेंसी प्रोविजंस, टायर 3 गवर्नमेंट एंड लास्ट वन कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब चीज़ देखने जा रहे हैं. तो राइट फ्रॉम 13 to 18 जो सैलिएंट फीचर्स है हमारे भारत के संविधान का, वो चीज़ इस क्लास में, इस लेक्चर में कवर करेंगे. तो देखते हैं पॉइंट नंबर 13. कितना खूबसूरत बात है. देश किस परिस्थिति से गुजरा, और जैसे ही आज़ाद हुआ देश, सबको आज़ादी है कि जाके वोट दे दो. इतना आसान नहीं है ये चीज़. यूनाइटेड स्टेट्स कितना प्रोग्रेसिव स्टेट, वो बताओ महिलाओं को कितना लेट वोट दिया है. हम तो आज़ाद होते ही हमने सबको वोट दे दिया. जिस कंट्री में 80% से ज़्यादा इलिटरेसी हो और उस कंट्री में सबको वोटिंग राइट्स मिल गया, कितना बड़ा बात है ये. और वो हमारा एक्सपीरियंस है, वो हमारा एक्सपीरियंस हमको दिलवाया वो चीज़. देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, उसके हिसाब से पीईटी के बेसिस पे राइट टू वोट का अधिकार होगा. और 10% का ही बात नहीं है उसमें, 10% का बात है 1935 के एक्ट के हिसाब से. तो यानी कि 1935 एक्ट जो कि सबसे क्लोज एक्ट होगा भारत के लिए, जो बल्कि कहोगे, जो जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोविजंस हो, उसमें 10% आबादी को ही देने का बात है, वो भी पीईटी के बेसिस पे. पीईटी का मतलब प्रॉपर्टी, एजुकेशन और टैक्स के बेसिस पे. क्या है ये? जब भारत आज़ाद होगा तो सबको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मिल जाएगा, और उसके लिए एक प्रॉपर एक आर्टिकल लिख दिया जाएगा संविधान में, दैट इज आर्टिकल 326. तो इसलिए जो राइट टू वोट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है. यूपीएससी में सवाल पूछा गया था ना एक बार कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, क्या ये लीगल राइट है, क्या ये फंडामेंटल राइट है, और चौथा ऑप्शन कुछ था इस तरह. तो उस समय ना लोग कंफ्यूज हो गए, क्या है ये, क्या है ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है. देखो वहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी विदाउट कम्युनल रिप्रेजेंटेशन. देखो ये हमारा अनुभव है, मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ. हमने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया ही नहीं, धर्म के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया. देखो 1905 से शुरू हो गया था ना मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स से. 1909 में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन शुरू हुआ, मुस्लिम को देने का बात था. 1919 में और बढ़ा दिया गया. 1935 में डिप्रेस क्लास भी, लेबर को भी, वुमेन को भी, सबको दे दिया गया ना. तो ये जो बैड एक्सपीरियंस है, ये जो बैड एक्सपीरियंस है कि जिसकी वजह से हमारा देश टूटा, डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी टूटे, वो हम आज़ादी के बाद होने नहीं देंगे. और याद करो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या बोला कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन तुरंत खत्म होना चाहिए कंट्री में, धर्म के नाम पे कोई वोटिंग नहीं पड़ेगा जी. तो देखो यहाँ पे तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, उसके लिए एक डेडिकेटेड आर्टिकल है, आर्टिकल 326. और कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में चल रहा था ना पीईटी, उसमें कुछ नहीं, मेल हो फीमेल हो कोई मतलब नहीं है, सब महिलाओं को भी मिलेगा, लेकिन सेक्स भी नहीं रहेगा कोई क्राइटेरिया. मेल हो फीमेल हो कोई दिक्कत नहीं है. प्रॉपर्टी, कितना प्रॉपर्टी तुम्हारे पास है कोई दिक्कत नहीं है. टैक्स दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो कोई दिक्कत नहीं है. सबके लिए आज़ादी है. 2 ये अपने आप में बोल्ड एक्सपेरिमेंट है कि नहीं है बताओ. तो ऐसा देश में सबको राइट टू वोट दे रहे हो जहाँ पे 80% आबादी आपका इलिटरेट है. सब हमने सीखा है. देखो ना, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 80+ ज़्यादा आपका आबादी वो था. हाँ, 70% के आसपास आपका एग्रीकल्चर सेक्टर पे वो था, डिपेंडेंट था. The concept of popular sovereignty, which underlines the declaration in the preamble that Constitution is adopted and given by the people of India to themselves, would be hollow statement unless the franchisee was extended to the entire adult population. क्या बात बोला गया है. देखो यहाँ पे समझो, preamble में लिखा गया है ना कि we the people of India, हम जो भारत के नागरिक हैं, हम अपने आप को संविधान दे रहे हैं. जब इतना बड़ा भारी भरकम शब्द लिखा गया कि हम संविधान बनाने वाले हम हैं और संविधान हमको चलाएगा, तो ये बात व्यर्थ होगा जब तक आप सबको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं दोगे. तो फिर वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या हुआ फिर? तो कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलर सोवेरेनिटी हमें दिखता है प्रीएम्बल में, हमारे संविधान में, क्योंकि हमने संविधान को बनाया है. वी द पीपल ऑफ इंडिया, पॉपुलर सोवेरेनिटी है, हम खुद देश को गवर्न करेंगे. उसके लिए हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी से, इनडायरेक्ट इलेक्शन से. हाँ, मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं, डायरेक्ट इलेक्शन से, बट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होगा हमारा. वो तब तक सार्थक नहीं होगा जब तक इंटायर पॉपुलेशन को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी ना मिले.
यानी कि जो आदमी का 21 साल से ज़्यादा उम्र हो गया सबको वोटिंग राइट्स दो। और वो जानते हो कि राजीव गांधी ने जाके उसको 18 साल कर दिया, अभी भी 18 साल चल रहा है। तो प्रियम्बल का जो सपना है, जो संविधान का जो सपना है कि पॉपुलर सोवेरेनिटी, वो तभी संभव हो सकता है जब सबको वोटिंग राइट्स का अधिकार मिले, सबको कोई उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो कि बॉय है तो बॉय को मिलेगा, गर्ल को नहीं मिलेगा। हाँ, उस राज्य से हो तो तुमको मिलेगा, तुमको नहीं मिलेगा। अच्छा, तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है तो तुमको मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा। ये कोई तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं, चाहे तुम पढ़े हो चाहे तुम पढ़े नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है। यू हैव पावर टू राइट टू वोट। समझ गए? यहाँ पे समझोगे बच्चे लोग? तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एनहांस द सेल्फ रेस्पेक्ट। देखो अब तुमको भी वोटिंग राइट, मतलब अंबानी को भी एक ही वोटिंग राइट और तुमको भी एक ही वोटिंग राइट। सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ा तुम्हारा कि भाई इलेक्शन के दिन तो सब बराबर हो गया। भले ही तुम एजुकेटेड हो, भले ही तुम पढ़े लिखे हो, भले ही तुम कम पढ़े लिखे हो, भले ही तुम अमीर हो, क्या फर्क पड़ता है? वन मैन वन वोट, वन ह्यूमन वन वोट। तो इससे सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ता है, प्रेस्टीज बढ़ता है कॉमन पीपल का। उसको भी लगता है कि हम भी गवर्नेंस पैटर्न में है, देश चलाने में हम भी है। और देश तय करता है कि कौन उसके ऊपर राज करेगा, है कि नहीं? बताओ तो इलेक्शन के टाइम में क्या होता है? इस बार क्या हुआ मोदी जी का? 240 ही सीट ना आया जी। इससे पहले क्या हुआ था? प्रचंड बहुमत। उससे पहले क्या? प्रचंड बहुमत। तो देश का नागरिक ही ने तय किया कि कौन मोदी जी बनेंगे, कौन नहीं बनेंगे। तो एनेबल्स द माइनॉरिटी, यानी कि माइनॉरिटी अपने इंटरेस्ट में प्रोटेक्ट कर सकता है क्योंकि उसके पास वोटिंग राइट्स है। यानी ये एक नया दरवाजा खोल दिया कि वीकर सेक्शन का भी वो नहीं होगा। जो वीकर सेक्शन के लिए काम करेगा वो इलेक्शन जीतेगा। जो तभी तो नेता लोग आए ना ओबीसी क्लास से, एससी क्लास से आए कि नहीं आए, एसटी से आए कि नहीं आए। वो एसटी से आएंगे, एससी से आएंगे तो क्या होगा? उस कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन होगा गवर्नेंस में। तो आज द्रौपदी मुर्मू हमारी प्रेसिडेंट है, भारत की प्रेसिडेंट है, फर्स्ट एसटी प्रेसिडेंट है। तो कल्याण हुआ कि नहीं हुआ एसटी कम्युनिटी का? क्योंकि एसटी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही है वो वहाँ पे। तो ये जो है राइट टू वोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। समझ गए? देखो यहाँ पे द अदर क्रेडिबल अचीवमेंट ऑफ द आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेक इट्स द एवोल्यूशन। देखो और दूसरा इसका भी क्रेडिट जाना चाहिए कि हमारा सबसे संविधान का सबसे खूबसूरती ये भी होगा स्टूडेंट कि हमने क्या किया, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन खत्म हो गया। यही कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जिसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान बन गया था, पार्टीशन हो गया ना जी, इसी की वजह से। एंड इन द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज नो रिजर्वेशन सीट, कोई रिजर्वेशन सीट नहीं है बाकी के लिए, बस कुछ ही के लिए होगा, शेड्यूल कास्ट के लिए होगा क्योंकि हिस्टोरिकल इंजस्टिस हुआ था इन लोगों के साथ, एसटी के लिए होगा और एंग्लो इंडियंस के लिए हुआ। एंग्लो इंडियंस का भी तब खत्म कर दिया हम 2020 के बाद खत्म हो गया। ये भी मोदी जी आए 2020 के बाद ही खत्म हो गया। तो अब केवल जो रिजर्वेशन होगा वो एससी और एसटी के लिए होगा केवल। समझ गए ना? ओबीसी के लिए भी होता है, वो अपने हिसाब से होता है, ओबीसी सबका वो उसके लिए होता है, एम्प्लॉयमेंट सब में होता है, समझे ना, एजुकेशनल सीट सब में होता है। हाँ, उसका नहीं है। समझ गए? तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, ये भी एक सैलिएंट फीचर्स है। अब देखते हैं सिंगल सिटीजनशिप। बच्चे लोग किसी न किसी तरीके से पढ़ चुके हो पहले भी ये सभी चीज़। दो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखो अब देखो कितना खूबसूरती है। भारत के संविधान में फेडरल बात है, क्वाजी फेडरल है, कॉर्पोरेट फेडरलिज्म का बात है ना, फेडरल है यानी कि डुअल पॉलिटी है, सेंटर भी है स्टेट भी है ना। मोदी जी भी है, नीतीश कुमार भी है, मोदी जी भी है, चंद्रबाबू नायडू भी है। मगर जब बात आएगा नागरिकता का तो एक ही कोई नागरिकता मिलेगा, चाहे तुम किसी भी राज्य में रहो, यू आर इंडियन सिटीजनशिप मिलेगा। खास बात है ना ये। यूएस में भी क्या है कि यूनियन पॉलिटी और स्टेट पॉलिटी है, मैं वहाँ पे दोनों सिटीजनशिप है। मैं इंडिया में ऐसा नहीं है, देख रहे हो इंडिया में कितना बैलेंस किया गया है। यहाँ पे इंडियन सिटीजन ओनली वन सिंगल सिटीजनशिप मिलेगा। देखो वही बोला कि यूएस में देखो हर जो पर्सन है वहाँ का जो नागरिक है वो केवल देशी का नागरिक नहीं है, वो अपने स्टेट का भी नागरिक है। तो उसको जो अपना जो एलिजियंस, अपना जो श्रद्धा है, अपना जो एलिजियंस है वो दोनों को प्रति होना होगा वहाँ पे। इंडिया में क्या है कि इंडिया, चलो श्रद्धा तो सभी के प्रति होना चाहिए, इंडिया ऑलवेज, इंडियन शुड ऑलवेज एलिजियंस टू द इंडिया। दस देखो इसलिए ही हैज, इसलिए कह सकते हो कि यूएस में क्या है कि उसको एलिजियंस दोनों की तरफ होना होगा, नेशनल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट में भी। मैं इंडिया में ऐसा नहीं है, ऑल सिटीजन, कुछ भी आपका डाइवर्सिटी हो, किसी भी आप स्टेट से आओ, कहीं आप बॉर्न की हो, कहीं आप रह रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप पॉलिटिकल और सिविल राइट्स बराबर एंजॉय करोगे कहीं पे भी रहो देश में। समझे? हाँ, कुछ एक्सेप्शनल है कि ट्राइबल एरिया में मुंह उठा के नहीं चल देना है, कुछ एरिया में नहीं जाना है, नॉर्थ ईस्ट का बहुत सारा एरिया है। हाँ, पहले जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी था ये प्रोविजन, बट जम्मू एंड कश्मीर का ये प्रोविजन खत्म कर दिया गया। जैसे आर्टिकल 370 हटा तो ये प्रोविजन खत्म कर दिया है कि अब जम्मू एंड कश्मीर भी एक नॉर्मल स्टेट है, नॉर्मल यूटी है।
आया समझ में ना। तो बहुत सारा एरिया है ऐसा शेड्यूल एरियाज है कि जहाँ पे आपको ऐसे नहीं जा सकते हो, नहीं रह सकते हो, बट थोड़ा एक्सेप्शनल हटा दो तो देश में कहीं पे भी रह सकते हो, कहीं से भी कमा सकते हो, कहीं से भी तुम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये खूबसूरती है ना देश का, समझ गए ना। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है विद्यार्थी लोग, ये हमें समझना होगा कि सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है भारत में। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट बॉडीज। भारत में देखो लेजिस्लेटिव तो है ही, एग्जीक्यूटिव है ही, जुडिशरी है ही। हाँ, यहाँ वाटर टाइट सेपरेशन नहीं है अनलाइक यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ पे क्या है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव उसमें कॉपरेशन रहेगा, उसमें तुमको एक अच्छा कॉपरेशन नजर आएगा। मोदी जी लोकसभा के भी मेंबर हैं और सरकार के भी मुखिया हैं, सही बात है ना। तो आपको वहाँ पे कोऑर्डिनेशन दिखेगा। बट देखो खाली लेजिस्लेटिव ही नहीं है, खाली एग्जीक्यूटिव भी नहीं है, जुडिशरी भी नहीं, भारत में इंडिपेंडेंट एजेंसी भी है, इंडिपेंडेंट बॉडीज भी है। एग्जाम्पल देखो, वही बोला केवल लेजिस्लेटिव नहीं है, एग्जीक्यूटिव नहीं है, जुडिशरी आम नहीं है, एट द सेम टाइम बहुत सारे इंडिपेंडेंट बॉडीज भी है भारत में। एग्जाम्पल देखो, और ये सभी जो जितने भी हैं, जितने भी बच्चे लोग हैं हमारे पास, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, हाँ, उसके बाद तुम देखो UPSC, हाँ, उसके बाद स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये सब। तो ये बुल वर्क है, एकदम इंपॉर्टेंट पिलर है हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम को चलाने के लिए। संविधान में ये भी प्रोविजन है। देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रहेगा तभी ना ठीक से इलेक्शन कंडक्ट होगा, फ्री और फेयर। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, एग्जाम्पल देखो, इलेक्शन कमीशन इसको बनाया गया इसलिए। अब बताओ, इलेक्शन कमीशन ठीक संविधान लागू होने से एक दिन पहले बना, एक दिन पहले बनाई है, यानी कि 25 जनवरी 1950 को बना है ये। तो इलेक्शन कमीशन देखो इसको इसलिए बनाया गया ताकि फ्री और फेयर इलेक्शन हो सके पार्लियामेंट के लिए और विधानसभा के लिए। अच्छा, म्यूनिसिपैलिटी का जो चुनाव है, म्यूनिसिपैलिटी का जो चुनाव है, ग्राम पंचायत का जो चुनाव है, वो कौन करवाता है? स्टेट का अपना इलेक्शन कमीशन। जब विधानसभा का चुनाव हो, जब लोकसभा का चुनाव हो, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पिक्चर में आता है, वही करवाता है। और उसके लिए जानते हो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 बना हुआ है, उसके लिए बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन बने हैं। CAG का काम क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का अकाउंट चेक करना कि सही जगह पर पैसा खर्च तो हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि CAG क्या है? गार्जियन है पब्लिक पर्स का, क्योंकि आखिर आफ्टर ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट किसका पैसा उठा रही है? सरकार, पब्लिक का ही पैसा उठा रही है, टैक्स उठा रही है। तो टैक्स कहाँ खर्च हो रहा है? स्टेट गवर्नमेंट कहाँ खर्च कर रही है? हाँ, केंद्र सरकार कहाँ खर्च कर रही है, उसके ऊपर निगरानी रखेगा, उसको ऑडिट करेगा, समझे। तो इसलिए इसको राइटली कहा जाता है कि क्या है तुम्हारा कस्टोडियन ऑफ पब्लिक पर्स या गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स है। एंड कमेंट्स ऑन द लीगलिटी, और कमेंट्स करेगा कितना सही तरीके से पैसा खर्च किया गया, कितना प्रॉपर्टी यानी कि कितना अधिकार था उसको खर्च करने का। आज देखो बच्चे लोग, यही CAG रिपोर्ट है जिसने तहलका मचा दिया था, आज जिसके वजह से कांग्रेस का सरकार भी गिरा था। वही जो 2G स्कैम हुआ था, तो CAG रिपोर्ट में आया था नहीं ये चीज़ कि टेलीकॉम में कुछ घपलाबाजी हुआ है ऑक्शनिंग में। तो CAG जो रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट के पार्लियामेंट जो है उसमें टेबल किया जाता है, पार्लियामेंट में रखा जाता है, उसके ऊपर अध्ययन होता है, उसके ऊपर डिस्कशन भी होता है। तो CAG रिपोर्ट को मजाक नहीं समझना है किसी को। CAG का रिपोर्ट ऐसा है कि सरकार को हिलाने का भी पावर रखता है ये, बात समझे। तो ये इसलिए हो पाया क्योंकि ये इंडिपेंडेंट एजेंसी है। यदि ये एग्जीक्यूटिव का गुलाम होता, जो कि आरोप लगता भी है, तो इससे डेमोक्रेसी अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, लोकतंत्र अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। यहाँ पे देखोगे UPSC, देखो UPSC का काम क्या है कि जितना भी ऑल इंडिया सर्विस है या हायर सेंट्रल सर्विस है, हाँ, सबको ये रिक्रूट करे ठीक से, एग्जाम कंडक्ट करे ठीक से, एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन डिसिप्लिनरी मैटर। देखो किसी भी सिविल सर्वेंट को निकालना है, देखो अभी केस हुआ था ना, पूजा हेगड़े का कुछ हुआ था ना, तो क्या नाम था उनका, पूजा समथिंग नाम था, मुंबई का, जो महाराष्ट्र से थी। तो कभी भी सिविल सर्वेंट या हायर पोस्ट वाला जो सेंट्रल सर्विस है, ऐसे ऑफिसर्स को निलंबित करना है, निकालना है, तो UPSC ही निकाल सकता है, क्योंकि UPSC रिक्रूटमेंट एजेंसी है, तो UPSC ही निकाल सकता है उसको। तो वही डिसिप्लिनरी मैटर्स पे देखो वो प्रेसिडेंट से भी एडवाइस ले सकता है। UPSC इतना बड़ा बॉडी है, समझे। तो UPSC कोई छोटा बॉडी नहीं है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट एजेंसी है। सेम देखो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी हर एक स्टेट में होती है, एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है ना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, और सेम ये भी गवर्नर को अपना एडवाइस दे सकती है कोई भी डिसिप्लिनरी मैटर्स हुआ तो, सेम जैसे प्रेसिडेंट को देता है UPSC। तो कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर इंडिपेंडेंस, संविधान ये इंश्योर करता है, संविधान ये तय करता है कि जितने भी इंडिपेंडेंट एजेंसी है वो इंडिपेंडेंट तरीके से ही काम करे। इसलिए इन लोग का जो सैलरी है, इसलिए इन लोग का जो सर्विस कमिटी सर्विस जो कंडीशन है वो फिक्स है। इन लोगों को मोहताज नहीं होना होगा सरकार के ऊपर सैलरी के लिए। कॉन्सुलर फंड ऑफ इंडिया से, जो भारत का जो सबसे बड़ा तिजोरी है, जो राज्य का सबसे बड़ा तिजोरी है, कॉन्सुलर फंड ऑफ स्टेट, वहाँ से पैसा आता है। तो इसलिए देखते हो ना IAS लोग को हमसे पैसा है, क्या दिक्कत है, एक बार IAS बन गए हो गया, बात खत्म।
तो एग्जीक्यूटिव पे मोहताज नहीं होना पड़ता है। क्यों? दे आर इंडिपेंडेंट बॉडी है इसलिए। इमरजेंसी प्रोविजन, देखो ये भी खास बात है ना, पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे कि इमरजेंसी जो प्रोविजन है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी था और वीमर रिपब्लिक से लिए थे, जर्मनी का रिपब्लिक से लिए थे, यदि ठीक से याद है तो। करेक्ट, जर्मनी का ही संविधान से लिए थे, वीमर जिसको कहते हैं वीमर रिपब्लिक या वीमर कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे देखो भारत का संविधान कितना अनोखा है। नॉर्मली हम लोग फेडरल एंजॉय कर रहे हैं, स्टेट भी अपना काम कर रहा है, सेंटर भी अपना काम कर रहा है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में, हाँ अनफोर्सिन सिचुएशन में, इमरजेंसी प्रोविजन में, इमरजेंसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ये जो देश जो आज फेडरल दिख रहा है जहाँ पे सेंटर और स्टेट अपना अपना काम कर रही है, ये पूरा यूनिटरी हो जाएगा। तो हम जानते हैं इस चीज़ को कि भारत क्या है, क्वासी जुडिशियल, अब क्वासी फेडरल है, और साफ साफ तुमको यूनिटरी वाला चीज़ इमरजेंसी के टाइम में दिखेगा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पास एलाबोरेट प्रोविजंस है इमरजेंसी को लेके, इसलिए ये प्रोविजन दिया है कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन भारत में आए तो उसको कैसे डील किया जाए। तो उस समय सेंटर पूरा पावरफुल हो जाएगा, सेंटर स्टेट के डोमेन में घुस सकता है, वहाँ का लॉ भी बना सकता है पार्लियामेंट सेंटर का है जो स्टेट लिस्ट में आता है ना उसका भी लॉ बना सकता है ड्यूरिंग इमरजेंसी टाइम। बड़ी बात है ये। तो क्यों इतना बड़ा बात कर दिए, क्यों इमरजेंसी वाला प्रोविजन दिया गया? उस समय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इस चीज़ को डिबेट भी हुआ इस चीज़ को लेके, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा बात है ना कि इतना सेंटर को पावर दे रहे हो आप कि पूरी तरीके से वो अपना कंट्रोल कर सकता है पूरा कंट्री को। तो ये इसलिए दिया गया है कि कभी भी कोई भी बात हो जो सॉवरेनिटी के अगेंस्ट हो, ऐसा सिचुएशन यूनिटी के अगेंस्ट हो, इंटीग्रिटी के अगेंस्ट हो और सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री के अगेंस्ट हो, तो क्यों नहीं यूनियन लीड करे सबको। जैसे चाइना अटैक किया था ना, तो उस समय भी इमरजेंसी लग गया था। इमरजेंसी पहली बार बच्चे लोग इंदिरा गांधी नहीं लगाई है, उससे पहले जवाहरलाल नेहरू लगा चुके हैं 2 बार, वो तीसरा बार था, क्योंकि वो लाइमलाइट में इसलिए आया ज़्यादा क्योंकि उसमें पॉलिटिकल अपोनेंट्स को जेल में ठूस दिया गया था, इसलिए। उससे पहले नेशनल इमरजेंसी भारत में लग चुका है जवाहरलाल नेहरू के टाइम में। आया समझ में क्या बोल रहे हैं? तो ये लॉजिक क्या है इस तरह का इमरजेंसी प्रोविजन देने का, ताकि सेफ गार्ड हो सके अगेंस्ट सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, और डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल यानी कि जो संविधान है वो बच सके, और पॉलिटिकल जो हमारा इंस्टीट्यूशन है, जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नेंस वो अच्छे से चल सके। इसलिए इमरजेंसी प्रोविजन दिया गया भारत के संविधान में। तो देखो यहाँ 3 टाइप्स का इमरजेंसी भारत में लग सकता है। एक नेशनल इमरजेंसी, यदि मान लो कि बाहर से वार हो गया, एक्सटर्नल यानी कि चाइना अटैक कर दिया, लेट से एग्जाम्पल दे रहा हूँ, या आर्म्ड रेबिलियन हो गया, आर्मी ही विद्रोह कर दिया, तो उस समय नेशनल इमरजेंसी लगाया जा सकता है। देखो बच्चे लोग, इससे पहले जो ओरिजिनल जो संविधान था उसमें इंटरनल डिस्टर्बेंस था। क्या था? इंटरनल डिस्टर्बेंस। जब मोरारजी देसाई का सरकार आया तो इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा के आर्म्ड रेबिलियन किया गया। तो आर्म्ड रेबिलियन शुरू के संविधान में नहीं लिखा गया था, वो बाद में लाया गया है 78 के आसपास। आया समझ में? जब मोरारजी देसाई का सरकार था। तो नेशनल इमरजेंसी, अभी यदि इमरजेंसी लगाना है नेशनल इमरजेंसी, तो 3 ग्राउंड पे ही लगा सकते हो, वार, एक्सटर्नल अग्रेशन एंड योर आर्म्ड रेबिलियन। अब इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं होगा, क्योंकि इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड भेग है, उसका मतलब क्या होता है। बी देखो, स्टेट इमरजेंसी यानी कि प्रेसिडेंट रूल लगेगा। यदि मान लो, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, देखो वो आर्टिकल 356 है। अब स्टेट इमरजेंसी का मतलब क्या कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी यानी कि जो स्टेट में, जो स्टेट में, एक राज्य में जो बनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी बनाया, वो फेल कर गया, यानी कि संविधान के हिसाब से काम ही नहीं कर रहा वो। जैसे बंगाल पे बार होता है ना बात कि लगा दीजिए गवर्नर रूल, तो यही है तुम्हारा, ये प्रेसिडेंट रूल है, ये गवर्नर रूल भी कह सकते हो इसको। या फिर सेंटर कुछ हिदायत दे रहा है ऊपर से। देखो यहाँ पे क्या अच्छा, बी नंबर देखना, स्टेट इमरजेंसी दोनों तरीके से लग सकता है विद्यार्थी लोग, यानी गवर्नर रूल दोनों तरीके से लग सकता है। कहने का मतलब वही गवर्नर रूल कहो या प्रेसिडेंट रूल कहो, दोनों तरीके से लग सकता है। आर्टिकल 356 के हिसाब से भी लग सकता है या आर्टिकल 365 के हिसाब से भी लग सकता है, ये दोनों में अंतर है। 356 के हिसाब से तब लगेगा जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेक डाउन हो जाए, यानी कि जो राज्य है उस संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है, अपना मनमानी कर रहा है, तब आर्टिकल 356 लगा के आप गवर्नर रूल लगा सकते हो, आप प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हो। दूसरा क्या तरीका हो सकता है कि जब सेंटर ऊपर से बोल रहा है कि स्टेट तुम ऐसा काम करो, और स्टेट है कि अपना मनमानी से काम कर रहा है, स्टेट मान ही नहीं रहा है सेंटर का बात, तो उस समय भी प्रेसिडेंट रूल, उस समय भी गवर्नर रूल लग सकता है अंडर आर्टिकल 365। अब देखो ये कितना, सेकेंड आर्टिकल 365 कितना अपने आप में कंट्रोवर्सी हो सकता है जहाँ पे अपोजिशन पार्टी रहे। बात समझ रहे हो ना? हाँ। एंड लास्ट वन, दैट इज अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। जैसे मान लो कि इंडिया में क्रेडिट का प्रॉब्लम हो गया, फाइनेंशियल यानी कि इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा आ गया, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया है ना, ग्रेट डिप्रेशन की तरफ चले गए, तो ऐसे केस में आर्टिकल 360 को इन्वोक करके फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया जा सकता है। और हमें खुश होना चाहिए कि अभी तक देश में
75 साल में एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा। तो यदि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगता है तो जो बड़ा बड़ा जिसको संविधान ने कहा है कि कॉन्सुलेट फंड ऑफ इंडिया सैलरी जाएगा, उसका भी सैलरी रिड्यूस हो जाएगा, उसका भी सैलरी कट जाएगा। यानी कि जो जज है, सुप्रीम कोर्ट का जज है, उनका भी सैलरी रिड्यूस हो सकता है यदि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगे। मध्य देश में अभी तक कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा है। तो याद रहेगा आर्टिकल सभी चीज़, आर्टिकल 352 याद रहेगा, आर्टिकल 356 याद रहेगा, आर्टिकल 365 याद रहेगा, आर्टिकल 360 याद रहेगा। बिल्कुल सब आर्टिकल इंपॉर्टेंट है इमरजेंसी प्रोविजंस के लिए। तो इमरजेंसी प्रोविजन जानते हो पार्ट 18 में लिखा गया है, पिछले क्लास में भी चर्चा किए थे हम लोग। इमरजेंसी के टाइम वही तो बोला कि इमरजेंसी के टाइम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, वो बहुत पावरफुल हो जाएगा, ऑल पावरफुल वही है सत्ता में, वही सबसे पावरफुल बॉडी बन जाएगा। तो देखो ये कितना अनोखा बात है भारत का संविधान का कि नॉर्मल सिचुएशन में, नॉर्मल टाइम्स में फेडरल स्ट्रक्चर रहेगा, मगर जैसे ही इमरजेंसी सिचुएशन आएगा तो फेडरल स्ट्रक्चर यूनिटरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, बिना संविधान में संशोधन किए हुए। बड़ी बात है ना कि बिना संविधान में संशोधन किए हुए भी क्या हो सकता है कि फेडरल से यूनिटरी बन सकता है। ये खूबसूरती है भारत का संविधान का। दिस काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है बहुत अनोखा ट्रांसफॉर्मेशन है ये। और इसलिए भी कह सकते हो कि नॉर्मल टाइम में फेडरल स्ट्रक्चर और एबनॉर्मल इमरजेंसी के टाइम में पूरा यूनिटरी स्ट्रक्चर, ये भी भारत का संविधान का एक यूनिक फीचर है, एक यूनिक चीज है। ऐसा नॉर्मली आपको देखने को नहीं मिलता है दूसरे कंट्री में, यूरोपियन कंट्री सब में। क्या कि देश सबसे फर्स्ट होगा, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट, इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट, समझे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे देखो टायर 3 गवर्नमेंट। देखो शुरुआत के संविधान में तो डुअल पॉलिटी तो दे ही दिया गया, सेंटर रहेगा स्टेट रहेगा, मगर रियलाइज हुआ हमें 73rd और 74th अमेंडमेंट के द्वारा, यानी कि 1992 में ये रियलाइज हुआ कि म्यूनिसिपैलिटी को भी उठाने की ज़रूरत है, ग्राम पंचायत को भी उठाने की ज़रूरत है। तो लेट सेट हमने कर दिया ये भी। तो देखो वही चीज़ लिखा गया कि ओरिजिनली जो भारत के संविधान में केवल 2 ही पॉलिटी का बात है, डुअल पॉलिटी का बात है स्टूडेंट, ठीक है, टायर 3 का बात ही नहीं है। तो ओरिजिनली द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाइक एनी अदर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी बाहर भी जैसे यूएस का भी देख सकते हो, वहाँ डुअल पॉलिटी यानी कि सेंटर और स्टेट का बात है। और पावर दे दिया वही इंटर स्टेट और सेंटर का जो रिलेशन है जानते हो। इसका प्रोविजन तो बहुत ज़्यादा है, ऑस्ट्रेलिया में जितना प्रोविजन उससे भी ज़्यादा प्रोविजन हमारे पास है। ऑस्ट्रेलिया बाकी कंट्री का कोलैब कर दोगे, जो प्रोविजन है सेंटर और स्टेट का उससे भी ज़्यादा प्रोविजन हमारे पास है, अकेला कंट्री के पास है कि नहीं बताओ। तो शुरुआत में हमने केवल सेंटर और स्टेट पे ही काम किया, मगर देखो लेटर 73rd और 74th अमेंडमेंट करके 1992 में हमने 3rd टायर गवर्नमेंट भी रच दिया। तो ये तुमको दूसरा संविधान में कहीं नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब संविधान और बल्कि होने जा रहा है हमारा। मैं दिक्कत हुआ है यहाँ पे कि ये पावर हमने क्या दे दिया, स्टेट को दे दिया कि स्टेट इलेक्शन करवाएगा, म्यूनिसिपैलिटी का, पंचायत का, स्टेट उसको काम करवाएगा, स्टेट उसको फाइनेंशियल प्रोवाइड करेगा, पैसा प्रोवाइड करेगा। तो इससे बहुत सारा स्टेट जानते हो कि बहुत सारा स्टेट नहीं करता है, बहुत सारा स्टेट म्यूनिसिपैलिटी को आगे नहीं बढ़ाता। चलो म्यूनिसिपैलिटी तो आगे बढ़ जाएगा, ग्राम पंचायत को आगे लेके नहीं चलता है। तो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया। यदि उसको भी आप कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट बना के लेके चलते, म्यूनिसिपैलिटी को भी और पंचायत को भी, उसको पूरा फिनेंशियल ऑटोनॉमी दे देते, उसको पूरा पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे देते, तो शायद हो सकता था कि आज बहुत और बेटर कर पाता। मगर हाँ, वो बहुत बड़ा चैलेंजर के रूप में स्टेट से भी हर समय कन्फ्लिक्ट हो सकता था। तो सबको देखते हुए हमने स्टेट के अंदर ही डाल दिया। तो 3rd टायर बना ना जी, इसको पढ़ोगे डिटेल्स में आने वाले समय में, कुछ पहले ही बता रहे हैं ताकि दिमाग रेडी रह जाए। 73rd अमेंडमेंट हुआ जी। अब देखो 73rd जो अमेंडमेंट हुआ 1992 में, तो पंचायत को रिकॉग्निशन मिला, संवैधानिक अधिकार इसको भी मिला, इसी को बोलते हैं रूरल लोकल गवर्नमेंट्स। और उसके लिए पार्ट लाए ना एक नया पार्ट 9, क्योंकि पार्ट 8 तक पहले प्रेजेंट था। जो सबसे लेटेस्ट जो पार्ट ऐड हुआ है वो पार्ट 9 है, और एक नया शेड्यूल भी ऐड होगा, तो शेड्यूल 11। तो देखो कितना अंतर हुआ। ये अमेंडमेंट करने के वजह से 1992 में 73rd अमेंडमेंट करने की वजह से क्या हुआ कि एक पार्ट 9 क्रिएट हुआ और एक 11 पार्ट क्रिएट हुआ। सिमिलरली 74th अमेंडमेंट किए किसके लिए, म्यूनिसिपैलिटी के लिए, तो इससे भी एक पार्ट नया जनरेट होगा, पार्ट 9A, और एक नया शेड्यूल जनरेट होगा, डेट इज पार्ट 12 और बल्कि होगा। समझे, समझ गए। एंड लास्ट नहीं है शायद, पॉइंट नंबर 17 लास्ट ही होगा ना। हाँ बिल्कुल, अच्छा गलती से 17 लिख दिया गया, वो 18 होना चाहिए, वो 18 है एक्चुअली, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 18 है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। अच्छा ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी न्यूज़ में बहुत रहा है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखो जो कह सकते हो कि लेटेस्ट वन है ये, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 2011 में
कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या होता है कि सब लोग आ रहे हैं एक साथ और कुछ कंपनी बना दी है, चाहे वो बैंक हो सकता है या बिजनेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे देखो ना, अमूल, टेस्ट ऑफ इंडिया, ये भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जाम्पल है कि जो फार्मर्स है, जो दूध का व्यापार करते हैं, सब एक साथ आके अमूल बना दिए। समझ गए? हाँ, यहाँ पे जानने वाला चीज़ है, यहाँ पे समझने वाला चीज़ है। देखो यहाँ पे ध्यान दोगे, यदि स्टेट के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी काम कर रहा है तो स्टेट कंट्रोल करेगी, स्टेट रेगुलेट करेगी, सुपरवाइज करेगी, सब स्टेट करेगी। मान लो कि एक ऐसा कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि 2 या 2 से अधिक स्टेट में प्रेजेंट है, तो उस समय सेंटर आएगी सुपरवाइज करने के लिए, और उसके लिए एक अलग मिनिस्ट्री है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। इस सब पॉइंट को लिख लेना बच्चे लोग, बहुत काम आएगा ये सब पॉइंट। आया समझ में? तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट मेड द फॉलोइंग 3 चेंजेस, यानी कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटी को इतना ज़्यादा आप स्टेटस दे रहे हो, इसके लिए आपने 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे नया नया आर्टिकल सब जुड़ेंगे। संविधान में संशोधन हुआ है तो कुछ कुछ आर्टिकल जुड़ेंगे ना। तो फर्स्ट देखो आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 मतलब फंडामेंटल राइट्स। ये फंडामेंटल राइट्स है जी, सबको राइट दिया है, कोई भी आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हो। यदि तुम कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रहे हो और तुम्हारा मान लो कि स्टेट ने वायलेट कर दिया तुमको, कि तुमको बनाने नहीं दिया, तो तुम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो इसके लिए और बोल सकते हो सुप्रीम कोर्ट में कि स्टेट ने हमको बनाने नहीं दिया, और सुप्रीम कोर्ट तुम्हारे बिहाफ में लड़ेगा और स्टेट से लड़ेगा कि नो बनाने दीजिए इसको। यदि मान लो कि स्टेट ने कुछ ऐसा लॉ पास कर दिया जिसकी वजह से कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने में दिक्कत हो रहा है, तो वो लॉ को इनवैलिड कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट या तुम्हारा हाई कोर्ट के द्वारा। तो बड़ी बात है ना, फंडामेंटल राइट बना दिए आप। फंडामेंटल राइट देना, स्टेटस देना कितना बड़ा बात है। फंडामेंटल राइट देने का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट के ऊपर फुल रिस्ट्रिक्शन है, वो स्टेट के ऊपर फुल रिस्ट्रिक्शन है, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो चाहे एग्जीक्यूटिव हो। देखो तो आर्टिकल 19 का सब क्लॉज में इसको ऐड कर दिया गया है। डीपीएसपी भी एक बना दिया गया इसके वजह से कि स्टेट का काम होना चाहिए कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमोट करे, इस तरह का पॉलिसी लेकर आए स्टेट। और उतना ही नहीं, पार्ट 9B भी ऐड होगा और उसके साथ देखो बहुत सारा आर्टिकल्स ऐड हो गया और उसमें पूरा हेडलाइंस लिखा कोऑपरेटिव सोसाइटी आर्टिकल 343ZS से लेकर आर्टिकल 343ZT तक दिया गया है। तो और बता दिया हूँ मैं कि एक स्टेट और दूसरे स्टेट, यानी कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि एक ही स्टेट में प्रेजेंट नहीं है, अधिक स्टेट में प्रेजेंट है, तो वहाँ पे सेंटर आ जाएगा कंकरेंट लिस्ट को करते हुए। समझ गए ना? हाँ, तो यहाँ पे देखेंगे बच्चे लोग पार्ट 9B जो ऐड किया गया, उसमें बहुत सारा प्रोविजन है कैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी काम करे डेमोक्रेटिक तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से, ऑटोनोमस तरीके से और इकोनॉमिकली तरीके से, ताकि कि अच्छे से कमा सके, वाइबल हो सके कोऑपरेटिव सोसाइटी। और पार्लियामेंट इम्पावर्ड है, देखो वही लिखा गया, पार्लियामेंट पूरा तय कर सकता है यदि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो, यानी कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ही राज्य में प्रेजेंट नहीं है, वो दूसरे राज्य में प्रेजेंट है, तो उस समय कौन आएगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी लॉ बनाने का? वो पार्लियामेंट का अधिकार होगा, वही सेंटर का अधिकार होगा, पार्लियामेंट का अधिकार होगा। और यदि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टेट के अंदर ही प्रेजेंट हो, एक स्टेट के अंदर ही प्रेजेंट हो, तो कौन आएगा उस समय? स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा, और वो अप्रोप्रिएट लॉ बनाए, क्योंकि अप्रोप्रिएट एजेंसी वही है, अप्रोप्रिएट बॉडी वही है बनाने के लिए। समझ गए? तो यस, वी हैव कवर फ्रॉम 1 to 18। तो अभी तक क्या क्या कवर किए हैं एक बार फिर मैं समरी करवा देता हूँ कि ये सब सैलिएंट फीचर है जो बहुत काम करेगा। ये टोटल जो भारत का जो संविधान है उसका एक ब्रीफ है कि क्या क्या फीचर्स आने वाले समय में पढ़ने जा रहे हो। तो ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। सेकंड क्या है? लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मोर फ्लेक्सिबल देन रिजिड, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू मेक्स कॉन्स्टिट्यूशन लीगलिस्टिक। 8 नंबर देखोगे, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, सेकुलर स्टेट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, सिंगल सिटीजनशिप्स, independent bodies, emergency provisions, 3-tier government and cooperative society. We have covered everything, completed.